नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में 13 मई को चुनाव के परिणाम आने हैं। 13 मई एक टर्निंग पॉइंट होगा। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, संकेत बड़ा साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, जीत दर्ज करा रही है। कर्नाटक में जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ओपिनियन पोलों पर पहले भी संदेह होता रहा है, लेकिन अब जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, गोदी मीडिया यानी जो मीडिया बीजेपी का गुणगान करता है, वो भी जो ओपिनियन पोल कर रहा है, ओपिनियन पोल में वो साफ कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है। और यही चिंता का कारण है बीजेपी का और मोदी और अमित शाह का। घबराहट है, बेचैनी है, और बेचैनी इसलिए है, कर्नाटक अगर बीजेपी हारती है तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा ब्रांड मोदी पर। और इससे आगे जो चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। और 2024 का चुनाव ठीक इसके बाद है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक से जो मैसेज जाएगा, जो अभी तक हम लड़ाई देख रहे हैं, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, वंशवाद, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो कर्नाटक की सरकार पर है। कर्नाटक की सरकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। करोड़ों रुपए एमएलए के बेटे से बरामद होते हैं। 40% कमीशन का आरोप सरेआम। जनरल पब्लिक में ये परसेप्शन है कि जो भी ठेके मिलते हैं उसमें 40% कमीशन लिया जाता है। ऐसे में किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारी है? वंशवाद, परिवारवाद एक मैसेज तो है। और शायद 2024 का चुनाव वंशवाद के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे, राष्ट्रवाद के सहारे या हिंदुत्व के सहारे लड़ा जाएगा। लेकिन कर्नाटक में हिंदुत्व का कार्ड भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। साध्वी प्रज्ञा गई, उन्होंने कहा कि जो घर में चाकू है उसकी धार तेज करा लें, लेकिन उसका असर भी, हिंदुत्व के कार्ड का भी कोई असर कर्नाटक में देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि चिंता पैदा करता है बीजेपी के लिए। ब्रांड मोदी पर कहीं ना कहीं पहली बार प्रश्न खड़े होंगे अगर कर्नाटक हारती है बीजेपी। अभी तक यह माना जाता रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इसके अतिरिक्त अब जनता कहने लगी है कि जुगाड़ की सरकारें हैं। ब्रांड मोदी नहीं है, जुगाड़ मोदी है। कर्नाटक में भी आपने देखा होगा बीजेपी को मैंडेट नहीं था, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई। मध्य प्रदेश में भी यही देखा गया, मैंडेट नहीं था, लेकिन उसके बाद जुगाड़ से फिर वहां भी सरकार बनी। अब अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है तो प्रश्न खड़े होंगे केंद्रीय नेतृत्व पर भी। और येदियुरप्पा जैसे नेता साफ बोल सकते हैं, वो हिम्मत कर सकते हैं ये बोलने की कि हार जो हुई है कर्नाटक में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की वजह से हार हुई है। और जब वो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो प्रश्न खड़े होंगे। वहीं पार्टी पहले ही अडानी प्रकरण के बाद असहज महसूस कर रही है। पूरी पार्टी अपने आप को
कटघरे में खड़ा पा रही है। जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, भ्रष्टाचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा जा रहा है। जिस भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, आरोप सीधा सीधा उनके साथ जोड़ा गया है। अडानी मोदी भाई भाई के नारे लग रहे हैं। ऐसे में किस तरह से कर्नाटक के चुनाव को आप देखते हैं, आप कमेंट्स करिए। अभी अडानी का विवाद चल ही रहा था, संसद ठप रही, उसके बाद डिग्री का विवाद, असली है नकली है, कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री केजरीवाल शिद्दत के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं डिग्री पर। और यूनिवर्सिटी घबराई हुई है दोस्तों, पहली बार देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी की घबराहट। यूनिवर्सिटी सुप्रीम हाई कोर्ट के चरणों में चली जाती है, जबकि गर्व होना चाहिए यूनिवर्सिटी को कि उनके यहां पढ़ा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। ऐसा क्या कारण है, क्यों घबरा रही है यूनिवर्सिटी डिग्री दिखाने में और बताने में, और कोर्ट की शरण में जा रही है? प्रश्न यहां भी गंभीर है। डिग्री कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों। जनता जब जनादेश देती है, आशीर्वाद देती है, तो डिग्री नहीं देखती है। लेकिन डिग्री पर प्रश्न खड़े हो जाना और यूनिवर्सिटी का घबराना, कोर्ट की शरण में जाना, यानी एक मैसेज जनता में जा रहा है कि कुछ है जरूर। जहां आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभिनेता अपनी डिग्री दिखाने लगे हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री है, उस पीरियड की डिग्री बहुत सारे लोगों ने सार्वजनिक की है। ऐसे में एक एक करके जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 807 साल बाद 2014 में देश आजाद हुआ, यानी इतिहास बदला जा रहा है। महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज चौहान, इन सब ने पानीपत की लड़ाई, ये सब क्या बेईमानी थे? इनका कोई योगदान आजादी में नहीं था? क्या 2014 से पहले देश गुलाम था? आप मानते हैं? और फिर अंत में विक्टिम कार्ड, मेरी कब्र खोदी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, ये समझ से परे है। लेकिन इतना तय है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, और कर्नाटक अगर बीजेपी हारती है तो मैसेज दूर तक जाएगा और इसकी आंच केंद्र तक आएगी। केंद्र की सत्ता पर प्रश्न खड़े होंगे। आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट जरूर करिए। 13 मई नींद उड़ी हुई है साहब की, वही कामोबेश हालात आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे साइड किया गया, वहीं कर्नाटक में येदियुरप्पा को जिस तरह से सत्ता से अलग थलग रखा गया। अब तो कर्नाटक में जो लिंगायत समाज है वो भी कह रहा है कि साहब को फिर यूज किया जाएगा और फिर फेंक दिया जाएगा। यानी लिंगायत समाज भी साथ नहीं दे रहा है कर्नाटक में। न हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है, नहीं जो आपसी गुटबाजी खींचतान वहां पर है, थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अमूल ब्रांड का वहां पर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, माननीय अमित शाह ने वहां पर अमूल का मार्केटिंग की जो एक पहल की थी,
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, विरोध हो रहा है। उनका अपना लोकल ब्रांड है नंदिनी, और कहा जा रहा है कि नंदिनी को डाउन करने के लिए अमूल को लाया जा रहा है। नंदिनी कर्नाटक का लोकल ब्रांड है। ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से घिरती चली जा रही है कर्नाटक के अंदर। वहीं सिद्धरमैया भी अमूल गुजरात का मिल्क है उस पर प्रश्न खड़े उठा रहे हैं। अब ओपिनियन पोल और जो रैलियां हो रही हैं उनमें जो भीड़ में उत्साह होता था, माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। डिग्री का विवाद, भ्रष्टाचार का विवाद और अडानी के साथ जो नाम जोड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, सेल कंपनियों द्वारा मोटा पैसा भारत आया है, यानी नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में हुआ है। वो पैसा किसका है? अरविंद केजरीवाल तो साफ कह रहे हैं कि अडानी तो केवल क्लर्क है, पैसा तो साहब का है। यानी डायरेक्ट आरोप पहली बार लग रहे हैं। पहली बार घेरा जा रहा है ब्रांड मोदी को, और इसकी परीक्षा की घड़ी कर्नाटक से शुरू होगी और कर्नाटक के परिणाम 13 मई को आएंगे। इसलिए पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है। ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस वापस आ रही है। अगर कांग्रेस कर्नाटक में वापस आती है तो फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल निर्विवाद रूप से वापसी करेंगे। वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पर, और वहां जो बीजेपी है वो कांग्रेस की बी टीम है। रमन सिंह को किनारे किया हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मामा शिवराज को भी ठिकाने लगाने की कोशिश होती रही है और वो बखूबी जानते हैं। राजस्थान की बात करें, वसुंधरा राजे एक चेहरा, उस चेहरे को भी साइडलाइन किया गया। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। तेलंगाना में केसीआर वापसी करेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की वापसी तय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा कोई नेता वहां दिख नहीं रहा है। वहीं राजस्थान में शायद फिर मना लिया जाए वसुंधरा राजे को। जिस तरीके से हमने देखा येदियुरप्पा को अलग किया गया, दरकिनार किया गया, और अब जरूरत पर माला पहनाई जा रही है। आप किस तरह देखते हैं? इतिहास बदला जा रहा है दोस्तों। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें बहुत सारे चैप्टर हटाए जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से बहुत दिलचस्प हैं। हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण, जब एक पत्रकार ने पूछा था कि मुख्यमंत्री के नाम कोई आपका संदेश, अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा था कि राजधर्म, मैं भी राजधर्म निभा रहा हूं और मुख्यमंत्री को भी राजधर्म निभाना चाहिए। आपने शायद वो वीडियो देखा हो। असहज हो गए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो चैप्टर ही हटा दिया गया सिलेबस से, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन जान न सके, पढ़ न सके। यानी अब आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इतिहास बदला जा रहा है। आप इस सब घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? वहीं प्रधानमंत्री का ये कहना कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, 800 साल बाद भारत बदला, यानी 800 साल में अगर हम बात करें तो आज़ादी का आंदोलन क्या बेमानी था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शहादत दी। जलियांवाला कांड भी हम सबको याद है, जहां खून बहाया गया, पानीपत की लड़ाई, यानी बहुत सारे कहीं ना कहीं जो एक शहीद थे, उन्होंने शहादत दी, उसको भुलाया जा सकता है?
क्या उसको नकारा जा सकता है? आप किस तरह देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को, जो उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोला, लेकिन उसके बाद फिर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं। कौन खोद रहा है कब्र? कर्नाटक के चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, प्रश्न उठेंगे। प्रश्न महंगाई का होगा, प्रश्न बेरोजगारी का होगा, प्रश्न भ्रष्टाचार पर भी उठेगा। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? आपको याद होगा येदियुरप्पा की जो डायरी मिली थी, उसमें बहुत सारे नेताओं के नाम थे। कर्नाटक से किस किस नेता को पैसा मिला, कितना पैसा बीजेपी के खाते में गया। यानी कर्नाटक भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। और वहां उस धरती से, उस जमीन से, जहां 40% कमीशन का आरोप सरकार के ऊपर, किस तरह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आप परिदृश्य किस तरह देखते हैं? वहीं 13 मई को लेकर जो घबराहट है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है तो इसका मैसेज दूर तक जाएगा। इसका असर अन्य राज्यों पर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, सब पर पड़ेगा, पड़ना तय है। 2024 में भी इसका असर दिखेगा। आप इस सब को किस तरह देखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।